वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जेनेटिक्स के अंदर कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सिंपल डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता और प्रभाविता, इनके बारे में बात करेंगे। और ये हमारे कोर्स में और सिंपल लेवल पर हम सब जानते हैं क्या चीज़ें हैं, पर आज हम एक नए स्तर पर या नए लेवल पर देखेंगे जिसका एनसीईआरटी में जिक्र है। तो हम इसी टॉपिक्स को एक डिटेल लेवल पर देखेंगे और जिस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है TSD, टे शेज डिजीज। तो TSD यानी टे शेज डिजीज। टे शेज डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है, एक अनुवांशिक रोग है और इसके अंदर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है 2 या 3 साल की उम्र में। तो 2 साल का या 3 साल का बच्चा डेथ हो जाती है उसकी, और जब उसका एनालिसिस करते हैं अपन तो उसके ब्रेन में, उसके नर्वस सिस्टम में हमको लिपिड संग्रहित हुआ दिखता है। तो पहली बात तो टे शेज डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स में भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी ऑटोसोमल है और रिसेसिव है, अप्रभावी और ऑटोसोमल जीन है, जिसकी वजह से 2 साल की उम्र में एक बच्चे की डेथ होती है। फेयर एनफ, बात समझ में आती है। यहाँ पे TSD एक बीमारी है, इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। 2 साल की उम्र में इस बच्चे की डेथ हो गई और डेथ का कारण है एक एंजाइम का नहीं बनना जिसका नाम है हेक्सोजा एमिनिडेज। तो बेसिकली ये एंजाइम नहीं बना जिसकी वजह से 2 या 3 साल की उम्र में बच्चे की डेथ हो गई। फेयर एनफ, बात समझ में आती है। अब बात क्या है, अब हम देखते हैं अगर कि कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये 3 तरह के जीनोटाइप, 3 तरह के जीन प्रारूप हैं। और इन 3 तरह के जीनोटाइप में इस आदमी की डेथ नहीं होती और इस आदमी की भी डेथ नहीं होती, पर इसकी डेथ हो जाती है। तो ये अलाइव है, जीवित है, ये अलाइव है, और इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या समझ में आता है बात ये समझ में आती है यहां पर कि कैपिटल ए जब तक भी प्रेजेंट है, इसकी दोनों कॉपी है, आदमी सुरक्षित है। एक कॉपी है तो भी बचा हुआ है। लेकिन स्मॉल ए ये है जो गड़बड़ जीन है, जो गड़बड़ करने वाला जीन है, वो ये जीन है। और अगर दोनों जीन गड़बड़ आ गए, दोनों कॉपी गड़बड़ आ गई तो डेथ हो जाएगी। एक भी जीन सही हुआ तो आदमी बच जाएगा, इसका मतलब ये अप्रभावी है। अप्रभावी क्या होता है? अप्रभावी होता है कि वो सिर्फ तभी अपना एक्सप्रेशन देगा, वो तभी अपने आप को व्यक्त करेगा जब दोनों कॉपी एक जैसी होगी, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो इसकी मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु नहीं होती, ये दोनों जिंदा बच जाते हैं। और हमको पता है रेशियो 1:1 का रेशियो आता है, 3:1 का रेशियो हो गया, 3 लोग जीवित है, 1 लोग की मृत्यु हो गई। ये बात समझ में आती है। फेयर एनफ, सिंपल बात, सीधी सीधी बात, हमको सबको पता है, पढ़ते आए हैं। अब बात दूसरे लेवल पर जाती है। तो इसी चीज को हम एक बार वापस से देखते हैं, इसी पर्टिकुलर बात को हम वापस से देखते हैं कि टे शेज डिजीज 3 तरह के जीन प्रारूप, अच्छा 3 तरह के जीन प्रारूप टे शेज डिजीज के अंदर हम फिर से देखते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, इसके साथ क्या हुआ था हमने देखा था, ये जीवित है, अलाइव। इसके साथ क्या हुआ था, ये भी जीवित है, अलाइव। इसके साथ क्या हुआ, मृत्यु हो गई, डेथ। ठीक है, ये हम कौन से स्तर पे बात कर रहे हैं? एक जीव के स्तर पे, इसलिए मैं कहूंगा ये ऑर्गेनिज्म के लेवल की बात है। ये जो बात करी हमने, ये ऑर्गेनिज्म के लेवल की बात है। तो अगर मैं एक और कॉलम खड़ा कर दूं यहां पे और अगर बताऊं ऑर्गेनिज्म लेवल, जीन के लेवल पर ये बात समझ में आती है। पर आप मान लो एक वैज्ञानिक हो, आपने इतना पढ़ लिया, ये बात आपको पता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप जानना चाहते हो हुआ क्या है, उस बच्चे की मृत्यु क्यों हुई, क्या हुआ उसके कि वो 2 साल में चला गया। और आपने खोजबीन शुरू करी और आपने देखा कि उसके ब्रेन में, उसके नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन के अंदर लिपिड जमा हुए हैं। लिपिड के एक्यूमुलेशन की वजह से डिसऑर्डर हुआ है। लिपिड के जमा होने से कोई सारी उपापचयी प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो ब्लॉक हो गई, इसलिए उसकी डेथ हुई है। इसलिए जब हम सेकंड लेवल पर जाते हैं, जिसका नाम है बायोकेमिकल लेवल, तो आपने क्या देखा, बायोकेमिकल लेवल पर आपने देखा कि इस बच्चे में जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसमें सब सही है, जिसका जीन प्रारूप जीनोटाइप कैपिटल ए है, इसके अंदर जो लिपिड का लेवल है
वो है ही नहीं, नेग्लिजिबल। किसकी बात कर रहे हैं हम? टीएसडी की। टीएसडी क्या थी? बीमारी, टे चेस्ट डिजीज। तो क्या हुआ? इसमें लिपिड है ही नहीं, इसमें लिपिड थोड़ा बहुत है, और इसमें लिपिड बहुत सारा है। इसमें बहुत सारा लिपिड है, इसमें थोड़ा बहुत है, इसमें बिल्कुल कम है। बायोकेमिकल लेवल पर हमको मात्रा में, क्वांटिटी में फर्क देखने को मिलता है। अब देखो यहां पे बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही बात है जो एनसीईआरटी ने बहुत कम दी है, जो चालाकी से दे दी उसने, चुपचाप से दे दी और हम मिस कर सकते हैं। तो बात क्या है कि जब आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखते हो तो आप देखते हो कि मृत्यु सिर्फ उसकी होगी जिसका जीन प्रारूप स्मॉल है, और बाकी दोनों नहीं मरेंगे, यानी वो डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। लेकिन जब आप बायोकेमिकल लेवल पर आए, जैसे ही आपने देखा न्यूरॉन के अंदर, तो आपको देखने को मिला कि कैपिटल ए जीन प्रारूप में भी थोड़ा बहुत लिपिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए में थोड़ा ज्यादा है, और स्मॉल ए में और ज्यादा है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये फर्क दिख रहा है मात्रा के अंदर, ये मात्रात्मक फर्क है, ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। और अब आप यहां से याद कर सकते हो मीराबिलिस जालप्पा का केस जो आपने पढ़ा है, जहां रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करते हैं और पिंक बनता है, और रेड और व्हाइट के बीच में है पिंक, तो आपको ग्रेडेशन दिखता है कलर में, सफेद एकदम हल्का है, फिर गुलाबी और फिर लाल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इस जगह पर देखें तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, यहां देखें तो पूर्ण प्रभाविता है। तो क्या बोले टे चेस्ट डिजीज क्या है? हम बोलेंगे टे चेस्ट डिजीज पूर्ण प्रभाविता है अगर पढ़ाई कर रहे हो आप उसके ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, और अपूर्ण प्रभाविता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है अगर आप उसको पढ़ रहे हो बायोकेमिकल लेवल पर। बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां खत्म नहीं होती, एक और बात आती है। हम एक तीसरे लेवल पर और पढ़ सकते हैं इसको, और तीसरा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। तो तीसरे लेवल पर आते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो आपने देखा टे चेस्ट डिजीज के अंदर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है 2-3 साल की उम्र में, और आपने खोजबीन करनी शुरू करी तो आपको न्यूरॉन मिले, और आपने देखा कि जिसकी मृत्यु, इसके न्यूरॉन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भरा पड़ा है लिपिड, और जो कैरियर है, जो वाहक है, उसमें थोड़ा कम है, और जो बिल्कुल ठीक है उसमें बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है। तो आपने कहा ये तो मात्रात्मक वंशागति दिखा रहा है। फिर आपका और मन हुआ और देखते हैं, जीन के लेवल पर देखते हैं, तो और तीसरी बात सामने आती है। वो क्या? मॉलिक्यूलर लेवल पर एक बात थी, ऑर्गेनिज्म लेवल पर एक बात थी, अब तीसरी बात क्या है? कैपिटल ए के होने से यहां पर एक एंजाइम बनता है जिसको अपन ई लिख देते हैं, और क्योंकि दोनों जीन ऐसे हैं तो इसमें दोनों एंजाइम ऐसे ही बनेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कैपिटल ए जब जीन प्रारूप होगा तो डीएनए का ही तो हिस्सा है कैपिटल ए, तो एक कैपिटल ने एक एंजाइम बनाया जिसको मैंने यहां लाल रंग से लिख दिया, और दूसरे ने भी बनाया उसको भी मैंने लिख दिया। तो इसके अंदर दो एंजाइम, दो जीन जो दो एंजाइम बना रहे हैं वो एक ही एंजाइम है, सेम ही एंजाइम है तो दोनों जीन बना रहे हैं, और वो हेल्दी है। और ये जो आदमी है जो स्मॉल ए है, जब इसके अंदर हमने देखा तो इसके अंदर मान लीजिए एंजाइम मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं, ई है, मतलब ये जो डीएनए है, ये जो जीन है स्मॉल है, उसने ये वाला एंजाइम बनाया, और ये जो इसने ये वाला बनाया, और जो वाहक है, वाहक के अंदर ऐसा एंजाइम भी बनाए और इस तरह का एंजाइम भी बनाए। तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली ये हुआ कि तीसरे लेवल पर जाते ही हमको पता चला कि एक कैपिटल ए और दूसरा भी कैपिटल ए है, डीएनए की दो कॉपी हमारे पास, एक मम्मी से आई एक पापा से आई, और दोनों एक्सप्रेस करती है। तो जब मम्मी से और पापा से आई कॉपी तो दोनों से कैपिटल ए आ गए, तो एक एंजाइम बना, ये पहला केस है। लेकिन जब एक जगह से कॉपी गड़बड़ आई या बाद में म्यूटेट हो गई और वो जीन सब जगह म्यूटेट हो गया, तो एक गड़बड़ कॉपी जब ऊपर से आई और वो स्मॉल ए आई, तो उसने भी एंजाइम बनाया है, उसके व्यक्त होने में, उसके एक्सप्रेशन में कोई भेदभाव नहीं हुआ। डीएनए जैसा था वैसा एक्सप्रेस करेगा, खराब है तो खराब एक्सप्रेस करेगा, और अच्छा है तो अच्छा एक्सप्रेस करेगा। इसीलिए कैपिटल ए ने एक्सप्रेस किया और सही एंजाइम बनाया, और स्मॉल ए ने एक्सप्रेस किया और खराब एंजाइम बनाए दोनों ने, और स्मॉल ए ने भी दोनों एंजाइम बनाए, दोनों खराब बनाए। डीएनए के स्तर पे सप्रभाविता है, ठीक वैसे जैसे ब्लड ग्रुप में थी। ब्लड ग्रुप में हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है? अगर आई ए और आई बी है तो दोनों खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन करते हैं अपना, और इसीलिए वो कोडोमिनेंट है, दोनों की पूर्ण प्रभाविता है। तो हम क्या बोले हैं?
टेस्ट हेल्थ डिजीज क्या है, डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है या को डोमिनेंट है, तो हम कहेंगे तीनों है। हमको किस लेवल पे अध्ययन करना है डिसाइड करना होगा, बाकी तीनों लेवल है। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, जीव के स्तर पे, जीव एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। और फिर आपने थोड़ा डिटेल में गए, आपने थोड़ी चीजों को जूम किया और पहुंच गए जैव रासायनिक स्तर पे, बायोकेमिकल स्तर पे, और आपको लगा इसमें तो मात्राएं दिख रही है, कम लिपिड, ज्यादा लिपिड, ज्यादा लिपिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और डिटेल में चले गए, डीएनए को देखने लग गए, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में चले गए, तो आपने कहा कि यहां पर तो दिख रहा है हम लोग को कोडोमिनेंस, क्योंकि खराब जीन भी एक्सप्रेस करता है उतना का उतना जितना सही कर रहा है, दोनों बन रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस ट्रेट। पूर्ण प्रभाविता कोई स्वायत्त लक्षण नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस ट्रेट, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पर स्टडी कर रहे हो। जिसको आप डोमिनेंट कह रहे हो वो डोमिनेंट हो सकता है ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, और जैसे ही बायोकेमिकल लेवल पे जाओगे हो सकता है कहानी बदल जाए, और नीचे जाओगे और बदल जाए, बदलती जाएगी कहानी। अब एनसीईआरटी के एक एग्जांपल पे आते हैं। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है मटर के अंदर, मेंडल का खास एग्जांपल, पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर स्टार्च ग्रेन और सीड शेप, यानी मटर का आकार और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन। अगेन फिर से देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फिर से अगर मैं बात करूं वैसे के वैसे, और कॉलम बना दूं एक बार, तो आप देखिए फिर से, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और स्मॉल बी स्मॉल बी। ये अब एनसीईआरटी की बात चल रही है और एनसीईआरटी ने सारी बातें दी है। कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब मैं अगर पढ़ना चाह रहा हूं सीड का शेप, यानी ये जीव के लेवल की बात है, मटर के दाने को देखना चाह रहा हूं, तो कैपिटल बी आने पर ये राउंड होता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी आने पर भी ये राउंड होता है। ये हम सब जानते हैं, 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आए। और स्मॉल बी आने पर ये रिंकल्ड हो जाता है। और इसलिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। हम कहते हैं रिसेसिव का मतलब क्या, इसको अगर अपने आप असर को दिखाना है तो दोनों ही जीन एक जैसे चाहिए। समयुग्मजी प्रावस्था, होमोजाइगस होने पर ही दिखेगा। स्मॉल बी केस में दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। फेयर एनफ, सही बात है, सीधी बात है। शेप की बात हो गई। अब शेप के बाद क्या बात आती है, शेप के बाद आती है स्टार्च ग्रेन। तो मान लो आपको मेंडल में दिलचस्पी होती है और आपने उसके मटर के ट्रेट को पढ़ना शुरू किया और आपने देखा बात सही है, जब भी अपन कैपिटल बी स्मॉल सी का क्रॉस करते हैं तो हमको रिजल्ट यही मिलेगा, 3:1 के रेशियो, 3:1 के अंदर आपको गोल और झुर्रीदार बीज मिल जाएंगे, राउंड और रिंकल मिल जाएंगे। बात सही है, पर आपको अब और जानना है, आपको और देखना क्या हो रहा है। तो मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जहां स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने कैसे रिंकल और राउंडनेस प्रोड्यूस करी, वो बात नहीं कर रहे। पर आपने ये देखा कि अब हो क्या रहा है। तो ये जो जीन है बी, ये दरअसल स्टार्च का निर्माण करता है। जब आप बायोकेमिकल लेवल पे गए तो आपको कैपिटल बी कैपिटल में बहुत बड़े आकार के स्टार्च ग्रेन दिखे, और थोड़े छोटे दिखे इधर, और बहुत छोटे दिखे इधर। ये क्या हो गया है, ये मात्रात्मक वंशागति, क्वांटिटी मैटर कर रही है। 2 कैपिटल होंगे तो सबसे बड़ी चीज होगी, एक बड़ा एक छोटा होगा तो बीच की अवस्था आएगी, और दोनों छोटे होंगे तो सबसे छोटा होगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं किसके लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे। और फिर तीसरे लेवल पे जाते हैं जीन के लेवल पे, तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर अपन बात करें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की, तो ये एंजाइम इसमें सही है, दोनों एंजाइम की सही कॉपी बन रही है। इसमें एक सही कॉपी बन रही है और एक गड़बड़ कॉपी है, और इसमें दोनों ही गड़बड़ कॉपी। पर भेदभाव नहीं है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर कैपिटल ई है, कैपिटल बी है, तो दोनों हेल्दी एंजाइम बनेंगे। जीन कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, जीन के लेवल पे दोनों अपनी बात मना सकते हैं। जैसे आप और आपका ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड के साथ आप होटल में गए और आपने जो ऑर्डर किया और उसने जो ऑर्डर किया, दोनों अकम्प्लिश हुए। आपका ऑर्डर किया हुआ डोसा और उसका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा दोनों है, दोनों जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों चीजें बन रही हैं। ये यहां पर हो रहा है। तो कैपिटल ई
क्योंकि बी है इसका जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, यहां पर ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए कोडोमिनेंस है। तो अगेन फिर से बात क्या आई, बात ये आती है कि हम क्या देखना चाहते हैं, बात फिर से यही आती है कि हम कैसा देखना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे डोमिनेंस है, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर डोमिनेंस और रिसेसिव की बात हो रही है, पूर्ण प्रभाविता है। और जैव रासायनिक बायोकेमिकल लेवल पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख रही है। और नीचे चले जाएं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोडोमिनेंस। तो सेम चीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस लेवल पर स्टडी कर रहे हो, आप क्या देखना चाह रहे हो, आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो या थोड़े गहरे उतर रहे हो या और गहरे उतर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, बट एनसीईआरटी और आपके करिकुलम के हिसाब से ये एग्जांपल रिलेवेंट था। ऐसे छोटे छोटे थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो हो सकता है आपसे गलती कर हो जाए, स्लिप हो जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम और लेकर आएंगे नेक्स्ट इसी के अंदर। और ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स आपको लगे तो आप मुझे इसके अंदर लिख के दे सकते हो कमेंट्स में कि और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको उलझाते हैं थोड़े से, और मेरे हिसाब से जो ग्रे एरियाज हैं आपके वो मैं बताऊंगा ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू बच्चों।